तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चमत्कारी मोती का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिताजी महाराज, आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं जड़ी बूटियों के द्वारा आप दोनों के बाल काले करके आपको युवा बना सकता हूँ, लेकिन युवराज, हम लोगों को कृत्रिम बाल काले करके युवा बनने की क्या आवश्यकता है। अब हम सचमुच ही बूढ़े हो गए हैं और शीघ्र ही तुम्हें किशनगढ़ का राजपाट सौंपने वाले हैं। पिताजी महाराज, आप व्यर्थ ही अपने को बूढ़ा समझ रहे हैं। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं कल ही जंगलों में जाकर बाल काले करने वाली जड़ी बूटी लेकर आता हूँ और आप दोनों को अपने बाल काले करने के लिए उस जड़ी बूटी का सेवन करना पड़ेगा। आपको मेरी सौगंध है पिताजी महाराज, आप मेरी बात मान जाइए। ठीक है युवराज, जब तुमने अपनी सौगंध दे दी है तो हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे, लेकिन पहले यह तो बताओ कि जड़ी बूटियों का ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा। पहले तो तुम ऐसी किसी जड़ी बूटी के बारे में नहीं जानते थे। बात यह है पिताजी महाराज, कल मुझे एक सिद्ध महात्मा मिले थे। उन्होंने ही मुझे बाल काले करने वाली जड़ी बूटी के बारे में बताया था। महादेव ने माधवराव से सफ़ेद झूठ बोला। उसी रात महादेव अपने पिता प्रधानमंत्री जयदेव के पास पहुंचा। महादेव, तुम इस समय आप मुझे मेरे असली नाम से ना पुकारिए। याद रखिए, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं हमारा भेद खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओह, यह बात तो मैं भूल ही गया था कि मेरा बेटा महादेव अब इस दुनिया में नहीं है। कहो युवराज भास्कर राव, इस समय आने का कैसे कष्ट किया। तब महादेव ने उन्हें बताया, कल मैं एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी लेने जंगल की ओर जाऊंगा। आपको मेरे साथ कल जंगल में चलना है जड़ी बूटी लेने। लेकिन तुम जड़ी बूटी का क्या करोगे। कल आप मेरे साथ जंगल में चल रहे हैं, वहीं पर एकांत में मैं आपको सारी बात बताऊंगा। यहाँ आपको अपनी योजना बताना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है। दूसरे दिन सुबह ही महादेव प्रधानमंत्री जयदेव को साथ लेकर जंगल की ओर निकल गया। महादेव, अब बताओ यह जड़ी बूटी का क्या चक्कर है। पिताश्री, मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के गुण दोषों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसी पुस्तक में मैंने ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा है जिसका सेवन करने से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ओह, लेकिन तुम उस जड़ी बूटी का क्या करोगे। मैं उस जड़ी बूटी को राजा माधवराव व महारानी सुनंदा को खिलाऊंगा। जड़ी बूटी को खाते ही उन दोनों की सोचने समझने व देखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तब राजा माधवराव को की ऐसी दशा देखकर मुझे किशनगढ़ का राजा घोषित कर दिया जाएगा। महादेव, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, पर क्या राजा माधवराव व महारानी सुनंदा तुम्हारी दी हुई जड़ी बूटी खाने को तैयार हो जाएंगे। पिताश्री, कल मैंने उन दोनों पर ऐसा जाल फेंका है कि वह मेरे जाल में से निकल नहीं पाएंगे। तब महादेव ने प्रधानमंत्री को सफ़ेद बाल काले करने वाली बात बताई। सारी बात जानकर महादेव, अगर जड़ी बूटी वाली बात सच है तो अब वह दिन दूर नहीं जब तुम किशनगढ़ के राजा बनोगे। आपकी बात शीघ्र ही सच होगी पिताश्री। आओ अब किताब में लिखी हुई जड़ी बूटी को खोज करें। तब उन दोनों ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और जड़ी बूटी की खोज करने लगे। काफ़ी खोज करने के पश्चात उन्हें वह जड़ी बूटी मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी। पिताश्री, अब आप कल इस जड़ी बूटी का कमाल देखना कि कल यह जड़ी बूटी क्या गुल खिलाती है। मुझे भी इस जड़ी बूटी का चमत्कार देखने की बेहद उत्सुकता है महादेव। दोनों वापस किशनगढ़ की ओर चल दिए। किशनगढ़ पहुंचकर महादेव ने जड़ी बूटी का एक पात्र में उबाला। पिताश्री, जड़ी बूटी का काढ़ा तैयार हो गया है। अब मैं इस काढ़े को लेकर राजमहल की ओर जाता हूँ। ठीक है महादेव। राजमहल जाकर महाराज और महारानी को इस काढ़े का सेवन करवाओ। कुछ देर बाद ही मैं भी राजमहल आता हूँ। तब महादेव ने उबले हुए काढ़े को एक पात्र में भरा और महल से निकल गया। राजमहल पहुंचकर, लीजिए पिताजी महाराज, सफ़ेद बाल काले करने वाला काढ़ा तैयार है। अब आप दोनों इस काढ़े को पीकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। भास्कर राव, तुम्हारी इस बचकानी जीत को हम दोनों मान तो रहे हैं, पर एक बात तुम्हें हमारी भी माननी पड़ेगी। हम तुम्हें शीघ्र ही यह राजपाट सौंप देना चाहते हैं। अब हमसे राजकार्य की देखभाल नहीं होती। ठीक है पिताश्री महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। अब आप दोनों इस काढ़े को पी लीजिए। कहते हुए महादेव ने दोनों पात्रों में काढ़ा उड़ेल दिया। इसके पश्चात एक पात्र उठाकर उसने राजा माधवराव को दिया व दूसरा महारानी सुनंदा को दे दिया। अभी तक तो मेरी योजना मेरे अनुसार सफल हो गई है। अब आगे देखो क्या होता है।
तब राजा माधवराव व महारानी सुनंदा ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा और काढ़े के पात्र को अपने अपने मुंह से लगा लिया। दूसरे ही पल वे दोनों काढ़े को पी गए। काढ़ा पीते ही ओह आह, दोनों अपने अपने गले को मसलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख लगता है दोनों पर काढ़े ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। अब मुझे अपना अभिनय शुरू कर देना चाहिए। उसने जल्दी से काढ़े का बर्तन और दोनों झूठे पात्रों को उनके स्थान से हटाकर छिपा दिया। फिर उसने तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई है, कोई है, महाराज और महारानी को न जाने क्या हो गया है। उसकी चिल्लाहट सुनकर तत्काल ही अनेक दास दासियां वहां इकट्ठे हो गए। अरे कोई जाकर राजवेद को बुला लाओ, महाराज और महारानी को न जाने अचानक क्या हो गया है। आज्ञा पाकर एक सेवक तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री जयदेव ने राजमहल में प्रवेश किया। दास दासियों के उतरे हुए मुंह देखकर, क्या बात है, तुम लोग इस प्रकार क्यों खड़े हुए हो? प्रधानमंत्री जी, महाराज माधवराव व महारानी सुनंदा को एकाएक न जाने क्या हो गया है। वे अपने कक्ष में बेहोश पड़े हुए हैं। ओह, लगता है जड़ी बूटी के काढ़े ने अपना कमाल दिखा दिया है। प्रधानमंत्री जयदेव तेजी से उस कक्ष में पहुंचे जिसमें राजा माधवराव व महारानी सुनंदा बेहोश पड़े थे। सब कुछ ठीक तो है युवराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, काढ़े ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। इससे पहले कि महादेव प्रधानमंत्री जी से और कुछ कहता, सेवक के साथ राजवैद्य ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज और महारानी को क्या हुआ युवराज? राजवैद्य जी, कुछ देर पहले तो दोनों ठीक थे, अचानक ही इन्हें न जाने क्या हुआ कि ये दोनों चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आप जल्दी से इनका मुआयना कीजिए। यह सुन राजवैद्य ने तत्काल ही उन दोनों की नाड़ी की परीक्षा की। नाड़ी तो दोनों की ठीक चल रही है। इसके बाद राजवैद्य ने काफ़ी देर तक महाराज व महारानी का मुआयना किया। तत्पश्चात मैं एक लेप बनाकर उसका लेप महाराज व महारानी के मस्तक पर करता हूँ। यदि इस लेप के करने के 5 घंटे पश्चात महाराज व महारानी को होश आ जाता है तो ठीक है, वरना क्या राजवेद जी, सब कुशल तो है? पिताजी, महाराज व माँ ठीक तो हो जाएंगे? युवराज, उपचार करना मेरे हाथ में है और फल देना भगवान के हाथ में है। राजवेद जी, कुछ भी कीजिए, मेरे माता पिता को बचा लीजिए। तब राजवेद ने एक विशेष प्रकार का लेप बनाया और उसका लेप महाराज व महारानी के माथे पर कर दिया। लेप किए हुए धीरे धीरे 5 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन महाराज और महारानी के निश्चेष्ट पड़े शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। तब राजवैद्य ने पुनः उन दोनों की नाड़ी का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, युवराज, मुझे खेद है कि मैं महाराज व महारानी का उपचार न कर सका। इनकी विचित्र बीमारी मेरे समझ में नहीं आई है। ओह राजवैद्य जी, आप क्या कह रहे हैं? कहकर महादेव फूट फूट कर रो पड़ा। सारे राज्य में महाराज व महारानी की बीमारी की बात फैल गई। यह क्या हो गया? इतने नेक राजा रानी को यह कैसी बीमारी लग गई? अब क्या होगा पता नहीं। महाराज व महारानी ठीक भी होंगे या नहीं? अब राजकाज कौन संभालेगा? इधर महादेव की प्रसन्नता का कोई और छोर ना था। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब किशनगढ़ पर मेरा ही राज होगा। माधवराव व महारानी सुनंदा की बीमारी को कई दिन बीत गए और वे ठीक नहीं हुए तो प्रधानमंत्री जयदेव ने अपनी अध्यक्षता में मंत्रियों की एक विशेष आपातकालीन बैठक बुलवाई। आप सभी लोगों से महाराज की अवस्था छिपी नहीं है। न वे देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। ऐसी अवस्था में अब आप ही बताइए कि इस राज्य का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी, हमें युवराज भास्कर राव को राजा बनाकर इस राज्य की बागडोर उन्हें सौंप देनी चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया। हाँ, यही उचित रहेगा। युवराज का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। युवराज युवा है, समझदार है, वे निसंदेह राजकाज का भार सुचारू रूप से संभाल लेंगे। जब आप लोगों का यही राय है तो मुझे भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमें कल ही युवराज भास्कर राव का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राज सिंहासन को ज़्यादा दिनों तक खाली भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरे दिन ही महादेव का राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा भास्कर राव, मैं आशा करता हूँ कि अपने पिता महाराज भास्कर राव की भांति ही आप भी सुचारू रूप से राज्य की देखभाल करेंगे और अपनी प्रजा के दुख दर्द का ख्याल रखेंगे। कुलगुरु, मैं शपथ लेता हूँ कि आज से प्रजा की पूरी तरह ध्यान रखूंगा। उनका दुख मेरा दुख और उनका सुख मेरा सुख होगा।
उसी संध्या को जब महादेव प्रधानमंत्री जयदेव से एकांत में मिला, बधाई हो महादेव, आज से तुम इस राज्य के राजा हो। पिताश्री, अब आप देखना कि मैं किशनगढ़ में क्या क्या गुल खिलाता हूँ। महादेव, एक बात समझ में नहीं आई, जब राजा माधव राव स्वेच्छा से तुम्हें किशनगढ़ का राज सौंपने का तैयार थे तो तुमने जड़ी बूटी के द्वारा उन्हें व महारानी को इस अवस्था में क्यों पहुँचाया। यह सुनकर महादेव मुस्कुराता हुआ बोला, पिताश्री आपका कहना ठीक है। माना कि महाराज माधवराव मुझे स्वेच्छा से राजा बनाने वाले थे, पर उस अवस्था में वह जीवन पर्यंत होश में रहकर मेरी राह में रोड़ा काटते, जबकि अब मैं स्वच्छंद होकर किशनगढ़ पर राज कर सकूंगा। ओह, तुमने तो बड़ी दूर की सोची महादेव, वास्तव में तुम राजनीति में निपुण हो। इधर ईश्वर को जगन्नाथ के परिवार के साथ गुफा में रहते हुए कई माह बीत गए थे। एक दिन क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ स्वामी? आह पिताजी। इससे पहले कि जगन्नाथ कुछ कह पाता, छाती में उठे तेज दर्द के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिताजी, आपको क्या हुआ? नाथ, पिताजी पिताजी क्या बात है, आप ठीक तो हैं ना? ईश्वर बेटे, लगता है मेरा अंत समय आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं। यह सुनकर चंदा और किशोर रोने लगे। ईश्वर जगन्नाथ को दिलासा देता हुआ बोला, पिताजी धैर्य रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ईश्वर, मुझे झूठी दिलासा न दो, अपने अंतिम समय में मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ बेटे। कहिए पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात अवश्य पूरी करूँगा। मुझे वचन दो बेटे कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी पत्नी चंदा और किशोर का ध्यान रखोगे, उन्हें उनका हक दिला कर रहोगे। कैसा हक पिताजी? बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम जगन्नाथ नहीं है, मेरा नाम जगन्नाथ अपनी बात पूरी न कर सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर तीनों जगन्नाथ के शव पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़े। पिताजी, स्वामी मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? पिताजी। ईश्वर ने दुखी हृदय से जगन्नाथ की चिता तैयार की और किशोर ने चिता को अग्नि दिखाई। जब चिता पूरी तरह जल गई तो तीनों भारी मन से गुफा में वापस लौट आए। गुफा में पहुंचने पर माँ, पिताजी मरते समय मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, क्या आपको पता है कि क्या कहना चाहते थे? ईश्वर बेटे, अब तुम ही हमारा सहारा हो, मैं तुम्हें सारी बात प्रारंभ से बताती हूँ। किशोर के पिता का नाम जगन्नाथ नहीं था, उनका असली नाम राजा चंद्रसेन था। यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सच कह रही हूँ ईश्वर। किशोर के पिता का नाम राजा चंद्रसेन था और वे चंद्रनगर के राजा थे। मैं उनकी पत्नी रानी गायत्री हूँ। क्या? हाँ बेटा, हम लोग राजकीय परिवार के हैं। फिर आप लोग इस जंगल में वास क्यों कर रहे हैं? यह एक लंबी कहानी है बेटा। आज से 5 वर्ष पहले राजा चंद्रसेन चंद्रनगर पर राज करते थे। मैं राजमहल में रहती थी और किशोर, जिसका असली नाम युवराज सूर्यसेन है, राजसी वैभव के साथ पलता था। हमारा परिवार उन दिनों सुख शांति की जीती जागती मिसाल मिसाल थी। तभी एक दिन हमारी सुख शांति को मानो ग्रहण लग गया। कैसे माँ? चंद्रनगर के पास ही के राज्य दौलतपुर के राजा श्याम केतु ने चंद्रनगर पर धावा बोल दिया। श्याम केतु राजा होने के साथ साथ एक सफल तांत्रिक भी था। उसने तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके चंद्रनगर पर विजय प्राप्त कर ली। ओह, चंदा ने ईश्वर को आगे क्या कहानी सुनाई? क्या ईश्वर अपनी याददाश्त वापस पा सका? क्या ईश्वर जगन्नाथ को दिए वचन को पूरा कर सका? क्या ईश्वर महादेव को सबक सिखा सका? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी से। धन्यवाद।